हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 12th की प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज के इस वीडियो में हम आपसे के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th के इंग्लिश स्कोर का टॉप 15 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? टॉप 15 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो आपका बुक से पूछा जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि आपके एग्जाम जो आप समूह का यहाँ पे है कब कब तो आपका जो यहाँ पे 18 और 20 तारीख को है। कब कब है? 18 और 20 तारीख को आपका इंग्लिश और कोर का एग्जाम है। चाहे आप साइंस के हो, आर्ट्स को, कॉमर्स के लिए हो, तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, कहीं आज हमारा ये आप 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं और हम अपने जो आपका मॉडल सेट है उसमें जो दिए हैं क्वेश्चन उसको कहीं कवर कर लेते हैं। तो आपका ये जो बुक से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 3 3 नंबर या आपको 6 गो, वो एकदम 100% मैच करेगा। कितना परसेंट? 100%। और आपको पता होगा कि हम जो जितना भी 15 करके क्वेश्चन देते हैं वो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हम लोग बिना समय गवाए हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन कहता है कि हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, है ना। यानी कि जो फ्रांस है वो एम हेमल के प्रति उसका कैसा फीलिंग है और स्कूल चेंज के प्रति वो क्या सोच रहा है। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम होगा अल्फोंस ड्यूडेट। ये लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको चैप्टर का राइटर का भी नाम याद रखना है, 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे कि एट फर्स्ट फ्रांस डिसलाइक अ स्कूल। स्टार्टिंग में फ्रांस जो है वो स्कूल को पसंद नहीं करता था। एंड वाज अफ्रीड ऑफ एम हेमल बिकॉज ही हैड नॉट आपका प्रिपेयर्ड हिज लेसन। और इसके अलावा वो डरा होता है किससे? तो एम हेमल टीचर से। क्यों? क्योंकि वो लेसन के बारे में पढ़ के नहीं आया था, प्रिपेयर्ड होके नहीं आया था। बट व्हेन ही कम टू नाउ इट वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन। जब उसको पता चलता है कि वो अब जो आया है और लास्ट फ्रेंच लेसन पढ़ेगा, है ना, यानी कि उस दिन लास्ट में ही फ्रेंच भाषा में वहाँ पे चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो कहता है ही फेल्ट सेड एंड आपका रेगलफुल। तब उसको बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वह खुद पर गिल्टी महसूस होता है उसको, है ना। कहता है ही रियलाइज्ड, वह महसूस करता है द वैल्यू ऑफ हिज लैंग्वेज। वह अपने लैंग्वेज के वैल्यू को, महत्व को समझता है। एंड रिस्पेक्टेड एम हेमल फॉर हिज डेडिकेशन। और एम हेमल के डेडिकेशन को वो क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है, सम्मान की नज़रों से देखता है ना। और हिज फियर चेंज्ड इनटू एडमिरेशन, है ना। और उसका जो डर था अब वो सहानुभूति में बदल जाता है। एंड लव फॉर हिज टीचर एंड स्कूल। और वो स्कूल के प्रति उसका जो ये डर था और भय था, जो डिसलाइक करता था पहले, वो अब उसको लव करने लगता है, प्यार करने लगता है, टीचर के साथ साथ स्कूल को भी। ठीक है, इतना प्यारा सा आंसर लिखना, आपको 3 नंबर आपका फुल का फुल मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे खुद से लिख सकते हैं वो अपने से लिखना है, जो खुद से नहीं लिख सकते हैं वो इसको रट लेना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस कि इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इसका देने वाले हैं कितना, आपको सिर्फ 200, और उसी में से कोई 30 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो हमारे न्यू चैनल पर आने वाला है जिसका नाम है टॉपर भैया जैक। क्या नाम है? तो टॉपर भैया जैक। ठीक है, तो उसको सर्च करना है अभी यूट्यूब पर, और अभी हम अपलोड कर देंगे कुछ देर में। ठीक है, और वहाँ पे उसको देख लेना और पूरा रट के जाना है, उससे ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल डाइट। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि स्कूल जो है वो नोटिस करता है, किस चीज़ को नोटिस करता है? तो अनयूजुअल अबाउट अ स्कूल डाइट डे, है ना। किस चीज़ को नोटिस करता है? तो उस दिन स्कूल में कुछ अनयूजुअल चीज़ें, यानी जो नहीं होना चाहिए वैसा जो है वो क्या करता है? तो नोटिस करता है ना। तो आखिर वो क्या नोटिस करता है? वो अनयूजुअल चीज़ें, यानी क्या अलग अलग हो रहा था उस दिन। तो हम लोग आंसर लिखेंगे कि फ्रांज नोटिस डाइट द स्कूल वाज वेरी क्विट, है ना। वो नोटिस करता है कि नियम से स्कूल में हल्ला होना चाहिए, लेकिन वो अनयूजुअल मतलब जो नहीं होना चाहिए वो क्या देखता है? कि उस दिन पूरा स्कूल शांत था, है ना। और अनलाइक अदर डेज, है ना, जैसे कि अदर डेज में ऐसा नहीं होता था, है ना, हल्ला गुल्ला होता था, बच्चे रो रहेंगे तो। और द विलेजर्स वर सिटिंग ऑन दी बैक बेंचर्स। और अनयूजुअल क्या देखता है जो नहीं होना चाहिए? कि स्कूल में तो स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन उस दिन गांव वाले भी स्कूल के पीछे वाले बेंच में क्या थे? बैठे हुए थे। अगला लिखेंगे कि एम हेमलवाज आपका वेयरिंग स्पेशल क्लॉथ्स। और जनरली एम हेमल जो है वो स्पेशल क्लोथ्स किसी दिन नहीं पहनता था, सिर्फ संडे को पहनता था। लेकिन उस दिन क्लास के दिन पहली बार एम हेमल जो है वो अपना स्पेशल क्लोथ्स पहन के आया था। और ये इंपॉर्टेंट यहाँ से कर लेना कि एम हेमल अपने क्लोथ्स में क्या क्या पहना था, है ना। ग्रीन कोट, फिर अपना कैप पहना था, है ना। इसको भी याद कर लेना। अगला कहता है कि देयर वाज अ सीरियस एटमोसफेयर इन दी क्लासरूम। और उस दिन क्या था? तो पूरा क्लासरूम एकदम सीरियस था, है ना, एकदम
पहले मजाक मस्ती जैसे होता था वैसा नहीं था। और कहता है इट वाज अनयूजुअल बिकॉज इट वाज द लास्ट ट्रांसलेशन आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। और एक अनयूजुअल चीज़ ये भी देखा कि जो नहीं होना चाहिए, और वो ये हो गया था कि जब ऑर्डर आ चुका था कहाँ, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन से, कि उस दिन फ्रांस का लास्ट लेसन पढ़ाया जाएगा। ये सब चीज़ें उसका क्या था, तो सब अनयूजुअल था, जो होना नहीं चाहिए था। बस एकदम इतने लिखना है, 3 नंबर मिल जाएगा। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका सेकंड चैप्टर से एनिस जंग के द्वारा लिखा गया है ना, लॉस्ट स्प्रिंग से, है ना। देखिए क्वेश्चन है कि मेंशन दी हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन दी ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। इस क्वेश्चन को घुमा के भी बहुत बार पूछता है कि ग्लास बैंगल इंडस्ट्री की कंडीशन को बताइए, ठीक है। तो वो ना पूछे, या फिर यहाँ बोले मेंशन दी हजार्ड्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री की, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं तो उसके वो क्या क्या समस्या का सामना करते हैं ना। तो हम लोग लिखेंगे कि द वर्कर्स इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री सफ़र फ्रॉम पुअर आई साइट ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड आपका फ्यूनेसेंस। इसका मतलब ये होता है कि उच्च तापमान के कारण अक्सर जो ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उसका जो आँख होता है वो क्या हो जाता है, एक तरह से अंधे हो जाते हैं, यानी या फिर कम दिखने लगता है, उसकी रोशनी चली जाती है या फिर धीमी हो जाती है ना। अगला, दे वर्क इन अनहेल्दी एंड आपका डर्टी कंडीशन, और वो काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं ना, और एकदम पूरा गंदा कंडीशन होता है वहाँ का, एकदम चारों तरफ का, है ना। वहाँ लाइट नहीं आता है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना। फिर लिखना है कि दे ऑप्टेन बिकम ब्लाइंड एट अ यंग एज, और लगभग लोग होते क्या हैं कि जवानी में ही अंधे हो जाते हैं ना, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल की उम्र में अंधे हो जाते हैं ना। और पावर्टी फोर्सेस चिल्ड्रेन टू वर्क इट देज आपका डेंजरस कंडीशन, है ना। इसका मतलब ये कहता है कि वहाँ का जो आपका पावर्टी है, वहाँ के जो संस्था लोग हैं, या फिर वहाँ का जो कंडीशन है, कल्चर ही ऐसा है कि वो बच्चों को भी वहाँ काम करने के लिए क्या करते हैं, तो फोर्स करते हैं ना, और वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं। फिर यहाँ लिखते हैं अफेक्टिंग देयर हेल्थ एंड फ्यूचर, और जिससे उसका हेल्थ यानी उसका स्वास्थ्य क्या होता है, अफेक्टिंग होता है, प्रभावित होता है, और उसका फ्यूचर, उसका भविष्य भी क्या होता है, उससे प्रभावित होता है ना, क्योंकि वहाँ पे काम करेंगे तो कुछ नहीं कर पाता है लाइफ में। अगला क्वेश्चन लिख क्या कहता है कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर दी गार्बेज डंप्स, और वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। क्या कहता है कि साहेब जो है, साहिब आलम जिसका पूरा नाम है, वो देखता है किसको, गार्बेज डंप को, तो किस लिए देखता है, और वेयर इज़ ही, और वो कहाँ है, और वेयर इज ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया है, ठीक है, जो आपका वही चैप्टर का है, ठीक है। तो लिखेंगे साहेब इज लुकिंग फॉर यूजफुल आइटम्स लाइक कॉइन्स, फूड और रिसाइकेबल मटेरियल्स इन दी गार्बेज डंप्स, है ना। वो गार्बेज डंप्स में क्या देखता है, तो वहाँ वो देखता है कि कहीं कोई यूजफुल आइटम्स जैसे कॉइन, कुछ सिक्के मिल जाएंगे, कुछ खाना, है ना, और कुछ वैसे मटेरियल जिसका रिसाइकल हो तो उठा के वो उसको दे सके, है ना। वही इसलिए देखता है किसको, गार्बेज डंप्स को। फिर आगे लिखेंगे कि वो कहाँ से आया था, वो कहाँ था, तो लिखेंगे कि ही इज़ इन सीमापुरी, वो अभी कहाँ था, तो सीमापुरी में था। और वो कहाँ से आया था, तो यहाँ पे पहले यही लिख लेता है यहाँ तक, फिर इधर लिखेगा ऑन दी आउटस्टिक्स ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के किनारे बसा था, क्या चीज़, सीमापुरी, वो अभी वहाँ था। और कहाँ से आया था, तो लिखेंगे कि ही हैज़ कम फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश, और वो कहाँ से आया था, तो ढाका से आया था, जो बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। और हिज फैमिली आपका मिग्रेटेड ड्यू टू दी पावर्टी एंड आपका नेचुरल डिजास्टर्स, है ना। और उसका जो फैमिली है वो वहाँ के नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक घटनाओं से प्रभावित होकर कहाँ आया था, तो भारत के दिल्ली में। ठीक, सिंपल है, इतना लिखना है, 3 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि जो डगलस थे, विलियम डगलस, वो आखिर पानी के डर को कैसे दूर कर पाए। तो आंसर लिखेंगे कि डगलस हैरिड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हु ट्रेंड हिम स्टेप बाय स्टेप, है ना। डगलस क्या करते हैं, तो एक खोज निकालते हैं किस चीज़ को, तो जो एक ट्रेनर को खोज निकालते हैं ना, जो उसको ट्रेंड करता है किस चीज़ में, तो स्विमिंग में यानी तैरने में, ठीक है। और वो स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाता है कि तैरना कैसे है। और ही प्रैक्टिस स्विमिंग, है ना, रेगुलरली एंड लर्न टू कंट्रोल हिज ब्रीथिंग, है ना। और होता ये है कि वो प्रैक्टिस करता है ना स्विमिंग में, है ना, एकदम पूरा रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं विलियम डगलस, और कंट्रोल करते हैं हिज ब्रीथिंग को, है ना। और कहता है यहाँ पे कि ग्रेजुअली ही
गेंड कॉन्फिडेंस, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो गेन करते हैं कॉन्फिडेंस को, है ना, कॉन्फिडेंस आता है कि पानी का डर उससे धीरे धीरे दूर होता है। और फाइनली ही चैलेंज्ड हिज फियर बाय स्विमिंग अलोन इन डीप वाटर एंड सक्सेसफुली ओवरकम इट। और फाइनली वो अब गहरे पानी में भी आराम से तैर सकते हैं और अपने पानी के डर को दूर कर देते हैं। सिंपल है, इतना लिखना है, 3 नंबर मिल जाएगा, है ना। 3 नंबर में आपको मैक्सिमम प्रयास करना है 5 लाइन ही लिखना है, 5 लाइन लिख दोगे काफ़ी है। अगला क्वेश्चन बोलता है वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। सिंपल है कि आखिर वाई मतलब कैसे जो है वो डगलस डिटरमाइंड थे, मतलब दृढ़ निश्चय थे कि नहीं हमको पानी का डर को दूर करना ही करना है ना। तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस चेंज करेंगे लैंग्वेज को, लिखेंगे डगलस वांटेड टू एंजॉय एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग एंड फिशिंग, है ना। डगलस चाहते थे कि वो मछली पकड़ के पूरा एंजॉय करे, वो तैर के एंजॉय करे, है ना। तो इस एंजॉय के ही कारण, है ना, कहता है कि हिज फियर ऑफ वाटर कंट्रोल हिज लाइफ एंड लिमिटेड हिज फ्रीडम। और लेकिन वो पानी के डर के कारण, पानी का जो डर था उसके भीतर, जिसके कारण उसके वो फ्रीडम को एक लिमिट कर दिया था ना, लिमिट कर दिया था, कंट्रोल कर दिया था लाइफ के। कैसे? क्या कि वो अब स्विमिंग नहीं कर सकते थे, तैराकी करके मज़ा नहीं ले सकते थे, वो फिश अब मछली को मार नहीं सकते थे मस्ती के साथ, है ना। फिर आगे कहता है कि ही डिड नॉट वांट टू लिव हिज फियर, और वो नहीं चाहते थे कि वो इस डर के साथ जिंदा रहे, है ना। और सो ही वॉज डिटरमाइंड टू आपका कॉन्क्योर इट एंड आपका रिगेन कॉन्फिडेंस। और इसी यही कारण है कि वो एकदम दृढ़ निश्चय हो गए कि नहीं हमको इस डर को दूर करना ही है। और लास्ट में वो क्या कर देते हैं, तो इसको वो डर को दूर कर देते हैं और उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है कि वाई डिड दी पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन ऑन स्टैल। इसका मतलब ये होता है सर कि आखिर क्यों जो पैडलर था, पैडलर मतलब वही जो रेड ट्रैप सेलर था ना, जो रेड ट्रैप बेचता था ना, जो चूहे दाने बेचता था, आखिर वो क्यों जो है वो साइन करता है खुद को किस रूप में, तो कैप्टन के रूप में। तो इसका आंसर लिखेंगे कि द पैडलर साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन बिकॉज ही वाज ट्रीटेड विथ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट बाय एडला विलियमसन, है ना। कहता है कि हर ट्रस्ट मेड हिम फील लाइक अ रियल जेंटलमैन। Out of gratitude and self-respect, he left the stolen money and signed the letter with डाइट नेम, है ना। देखो यहाँ पे होता ही है प्यारे बच्चों कि जब इडला यहाँ पे कहता है कि वो जो साइन, जो पैडलर है वो साइन करता है खुद को किस रूप में, तो कैप्टन के रूप में। क्यों? क्योंकि उसको ट्रीट किया जा रहा था, उसको मतलब ऐसा समझा जा रहा था किसके द्वारा, तो एडला के द्वारा, कि वो बहुत कैसा है, तो काइंडनेस है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है ना, बहुत ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट भी मिलता है ना, किसके द्वारा, एडला के द्वारा। एडला उसको बहुत रिस्पेक्ट करती है जानने के बावजूद भी कि वो चोर है, उसको उस पर बहुत ज़्यादा दया दिखाती है ना। और उसके ट्रस्ट के ही चलते, है ना, उसके ट्रस्ट के ही चलते जो है वो एक रियल जेंटलमैन महसूस करता है। कौन? तो जो पैडलर था, है ना। और इसी के कारण वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के कारण वो अपना जो स्टॉलन मनी था वो छोड़ देता है, वहीं पे लेफ्ट कर देता है, छोड़ देता है और साइन करता है क्या चीज़, लेटर पर, एक कैप्टन के रूप में, है ना, कि वो कैप्टन है। क्योंकि कैप्टन का काम क्या होता है, लोगों का भला करना है ना, रक्षा करना है ना। तो वो इसलिए उसको कैप्टन माना, तो वो कैप्टन के जैसा व्यवहार किया। ठीक, बस यही लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है हाउ डिड दी क्रॉप्टर अर्न 30 करोड़। ये 3-4 बार पूछा गया है, लेकिन देख लो एक बार, है ना, कि जो वर्ल्ड क्राफ्टर था, वर्ल्ड क्राफ्टर बोले तो बूढ़ा व्यक्ति, वो 30 करोड़ कैसे अर्न किया था। तो उसके पास एक गाय थी, पता है कि नहीं, जिसका दूध वो बेचता था। तो लिखेंगे दी क्रॉफ्टर अर्न 30 करोड़ बाय सेलिंग मिल्क फ्रॉम हिज काउ। वो अपने काउ यानी दूध, जो उसकी गाय थी, उसके दूध को सेल करके, बेच करके वो 30 करोड़ जमा किया था। और ही प्राउडली शो द मनी टू दी पैडलर टू प्रूव डाइट ही वॉज नॉट पुअर। और वो होता ही है कि वो गर्व से, प्राउडली दर्शाता है अपने मनी को किसके सामने, तो पैडलर के सामने। और वो प्रूव्ड करता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति नहीं है, ऐसा नहीं कि वो किसी के टुकड़ों पर पलता है, वो खुद से कमाता है ना, ये वो दिखा रहा था। और हिज मनी वाज आपका लेटेस्ट स्टॉलन बाय द पैडलर। लेकिन बाद में उसका मनी जो है वो चोरी हो जाता है ना, कि स्टॉल चोरी हो जाना, खो जाता है, चोरी हो जाता है एक तरह से, किसके द्वारा, पैडलर के द्वारा, यानी पैडलर उसको चुरा के चला जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा, आप देखिए 8 क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट 8 क्वेश्चन और है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तकरीबन 15 से 16 क्वेश्चन। इतना को एकदम रट के ही जाना है, बाकी स्टेट पेपर वाला को पढ़ लेना, एक भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि वाई डिड द एपिसोड चेंज दी आपका प्लाइट ऑफ दी पीजेंट्स, है ना, यानी पीजेंट्स का जो है वो एपिसोड एक तरह से कैसे चेंज होता है ना। यहाँ पे तो गांधी जी के आने के बाद एक तरह से चेंज होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मतलब आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे दी चंपारण एपिसोड चेंज द फ्लाइट ऑफ दी
पीजेंट्स बिकॉज महात्मा गांधी आपका यहाँ पे फाउट फॉर देयर राइट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिगो आपका प्लेंटर्स। इसका मतलब ये होता है कि जब महात्मा गांधी आ जाते हैं ना, किसके कारण चेंज होता है उसका एपिसोड, यानी उसका जो एक तरह से दिनचर्या हम लोग बोल सकते हैं ना, महात्मा गांधी के कारण चेंज होता है। यहाँ पे लिखा है बिकॉज महात्मा गांधी, क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी फाइट कर रहे थे ना, यहाँ पे फाइट हो गया ना, FIGHT, फाइट कर रहे थे किसके लिए? तो अपने वही चंपारण के क्या बोल सकते हैं उसको, शेयर क्रॉपर्स के लिए, शेयर क्रॉपर से लड़ रहे थे ना, यहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स के लिए, यानी कि जो इंडिगो को क्या कर रहे थे, प्लांट कर रहे थे, यानी जो इंडिगो लगा रहे थे ना, तो उसके लिए अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब कि खिलाफ, किसके खिलाफ लड़ रहे थे? तो उसके अधिकार के लिए लड़ रहे थे ना, किससे? तो ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे ना। फिर लिखेंगे कि दी लैंडलॉर्ड्स वर फर्स्ट टू रिफंड पार्ट ऑफ द मनी एंड आपका एबोलिश्ड दी ऑपर रिवर्स, आपका क्या बोलता है यहाँ पे, तो थिंक सेंस सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि जो गांधी जी है वो फोर्स डालते हैं ना, किस पर? तो लैंडलॉर्ड्स, जो शेयर क्रॉपर्स थे, मतलब जो लैंडलॉर्ड्स थे, यानी कि जो जमींदार थे, उस पर वो दबाव डालते हैं कि रिफंड करो, किस चीज़ को? तो इसका जो मनी ले लिया है और तुम अधिक वसूली कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है। और आगे कहता है कि दिस गिव दी प्लीजेंट्स कॉरेज एंड फ्रीडम, और वो जो पीजेंट थे यानी वहाँ के जो किसान थे उसको कॉरेज यानी साहस देता है और उसको फ्रीडम प्रदान करता है, ठीक है। और आगे कहता है कि इट ऑल्सो मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ सिविल, है ना, क्या लिखा हुआ है, डिसओबेडियंस इन इंडिया, और वो पहली बार जो है वो मार्क करते हैं बिगिनिंग यानी शुरुआत करते हैं किस चीज़ का, कि आप अंग्रेजों से भी खिलाफ बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि हु वाज राजकुमार शुक्ला, वाई इज डिस्क्राइब एज बीइंग रिजॉल्ट, है ना, कि राजकुमार शुक्ला कौन था, और आप कैसे कह सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला एक जो है वो साहसी व्यक्ति था, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। तो लिखेंगे राजकुमार शुक्ला वाज द पुअर पीजेंट्स फ्रॉम चंपारण, वो चंपारण का एक गरीब किसान था, और ही रिक्वेस्टेड गांधी जी टू विजिट चंपारण, और वो रिक्वेस्ट कर रहा था गांधी जी से कि वो कहाँ है, चंपारण आए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कभी कभी बोल सकता है कि चंपारण क्यों बुला रहा था, है ना, तो दोनों आंसर सेम रहेगा। एंड हेल्प द इंडिगो फार्मर्स, और वो चाहते थे कि इंडिगो फार्मर्स को ये क्या करे, हेल्प करे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2025 में भी इस क्वेश्चन को पूछा है, मॉडल सेट में भी दिया है, क्वेश्चन का खाली यहाँ पे तरीका बदला है कि वो क्यों जो है वो गांधी जी को कहाँ लाते हैं, चंपारण लाते हैं, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा, ठीक है। तो वो चंपारण क्यों लाते हैं, तो रिक्वेस्ट करते गांधी जी को टू विजिट चंपारण एंड हेल्प इंडिगो फार्मर्स, और आप जो इंडिगो उगा रहे हैं, नील की खेती कर रहे हैं, उस फार्मर को क्या कीजिए, हेल्प कीजिए। और ही इज डिस्क्राइब एज रिजॉल्ट बिकॉज ही फॉलो गांधी जी एवरीवेयर, और हम कह सकते हैं कि वो एक रिजॉल्व पर्सन भी था, यानी साहसी था और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि वो फॉलो कर रहा था, यानी जहाँ जहाँ गांधी जी जा रहे थे एवरीवेयर वो वहाँ पे उसको फॉलो करते हुए जा रहा था, यानी उसके पीछे पीछे जा रहा था। एंड ही डिड नॉट लीव हिम अनटिल ही एग्री टू विजिट चंपारण, और तब तक वो उसका पीछा किया जब तक गांधी जी एग्री यानी तैयार ना हो गए कहाँ आने के लिए, चंपारण आने के लिए। और हिज डिटर्मिनेशन जो है वो ब्राउट जस्टिस टू दी प्रेजेंट, और वही उसका ही डिटर्मिनेशन, किसका, तो राजकुमार शुक्ला का यही जो है उसका डिटर्मिनेशन, यही उसका जो दृढ़ निश्चय था, वो जस्टिस दिलाया यानी कि न्याय दिलाया किसको, तो वहाँ के पेजेंट्स को, यानी कि वहाँ के क्या बोल सकते हैं उसको, तो किसान को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वाई डू दी मोस्ट सेलिब्रिटी, ये देखो 4 बार मान पूछा गया है, 5-6 बार, इसको पूछ सकता नहीं पूछ सकता। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिसलाइक बीइंग इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू को अधिकांश सेलिब्रिटी क्यों डिसलाइक करते, क्या रीजन है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिसलाइक इंटरव्यू बिकॉज दे फील इंटरव्यूज इनवेड देयर प्राइवेसी, है ना। मोस्ट ज़्यादा सेलिब्रिटी जो है वो लिखते हैं, राइटर्स जितने भी है वो डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते किस चीज़ को, इंटरव्यू को। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो ना अपने प्राइवेसी वाले चीज़ों को जो दुनिया को नहीं बताना चाहिए वो भी बाहर निकलवा देता है ना। और कहता है कि दे बिलीव इंटरव्यूज रिड्यूस देयर क्रिएटिव वर्क टू आपका गॉसिप, और वो ऐसा चाहते हैं, मतलब वो ऐसा सोचते हैं, बिलीव करते हैं कि जो इंटरव्यू है वो रिड्यूस कर देता है क्रिएटिव वर्क को। और सम राइटर्स थिंक इंटरव्यू, और कुछ राइटर्स जो है वो इंटरव्यू के बारे में ऐसे भी सोचते हैं कि डिस्टॉर्ट देयर ट्रू पर्सनैलिटी एंड आपका ओपिनियंस, और वो क्या करता है, जो पर्सनल ओपिनियन होता है, पर्सनल पर्सनैलिटी होता है, वो सच्चाई को बाहर निकाल देता है। और देयर फॉर दे कंसिडर इंटरव्यू अननेसेसरी एंड अनकम्फर्टेबल, और वो इसलिए वो कंसिडर करते हैं, वो बताते हैं कि इंटरव्यू जो है वो एक अच्छा नहीं है ना, वो अननेसेसरी है, ज़रूरी नहीं है, और वो अनकम्फर्टेबल है, ठीक है। चलिए ये आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, हु वाज शॉपियर, व्हाट वाज हर
ड्रीम, है ना, यानी कि सोफी कौन थी, है ना, और उसका ड्रीम क्या था, ठीक है। तो ये आपका गोइंग प्लेसेस वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे सोफी वाज अ स्कूल गर्ल फ्रॉम अ पुअर फैमिली, है ना। सोफी जो थी वो एक यंग यानी कि एक नौजवान स्कूल गर्ल थी, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी, जिस तरह से आप लोग पढ़ते होंगे, आपके क्लास में जो लड़कियां होती उसी तरीके से वो भी थी, ठीक है, और एक पुअर फैमिली से थी, ठीक है। और सी वाज आपका इमेजिनेटिव एंड आपका एम्बिट्यूज, इसका मतलब ये होता है कि वो जो थी पुअर घर की थी, लेकिन वो हमेशा इमेजिन वाली चीज़ें, मतलब जो स्वप्न में हो मना होना जिसका इम्पॉसिबल वैसा चीज़ को वो सोचते रहती थी। और हर ड्रीम वाज टू बिकम रिच एंड फेमस, और उसका ड्रीम था कि वो अमीर बने और फेमस हो जाए, है ना। और ही ऑल्सो ड्रीम्ड ऑफ मीटिंग द फेमस फुटबॉलर डैनी क्रेसी, और उसका बॉयफ्रेंड मतलब बना लेते लास्ट में, और उसका ये ड्रीम था कि वो फेमस फुटबॉलर से मिले जिसका नाम क्या था, डैनी क्रेसी। जैसे आप लोग का डिमांड होता है कि नहीं कि हम मिलें विराट कोहली से मिलें, बहुतों का लड़की लोग ज़्यादा पसंद करती है उसको, क्या बोलते हैं उसको, हार्दिक पांड्या को, है कि नहीं। तो सबका ड्रीम रहता है अपना अपना। एंड इमेजिन डैट ही एडमियर हर, है ना, और वो इसी चीज़ को इमेजिन करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखी कहता है कि व्हाट वाज दी आपका प्ली ऑफ द फॉल्क हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के मॉडल सेट में अभी आपका दिया गया। तो लिखेंगे द रूलर फॉल्क प्लेस्ड फॉर सिटी पीपल टू स्टॉप एंड बाय देयर गुड्स, है ना। लिखेंगे दे वांटेड फेयर इनकम एंड आपका बेटर लिविंग कंडीशंस, है ना। दे होप टू अर्न मनी हॉनेस्टी एंड इम्प्रूव देयर लिव्स, और देयर पी आपका रिफ्लेक्ट्स देयर पावर्टी एंड डिज़ायर फॉर इकोनॉमिक इक्वली, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे छठा नंबर कहता है व्हाट वाज ऑन सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड, यानी कि रोड साइड स्टैंड पर क्या क्या सेल होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखेंगे एट रोड साइड स्टैंड द विलेजर्स वर सेलिंग फ्रेश फार्म प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स, जैसे फल वहाँ पे बिकता है, वेजिटेबल सब्जियाँ, एंड अदर हेमोड्स आइटम्स, यहाँ पे बहुत सारे लिख देना गुड्स वगैरह, ठीक है, थोड़ा अच्छा से लिख देना है इसको। और दे हॉप्ड सिटी ट्रेवलर्स वुड बाय देयर गुड्स, और वो चाहते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि जो सिटी में ट्रेवल्स घूमने वाले हैं वो उसके फूड्स को खरीदें, एंड हेल्प देम अर्न सम मनी, और उसको कुछ पैसे कमाने में मदद करें। अब दो क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ डू विद अमेरिकन सोल्जर्स, यानी डॉक्टर सदाओ और उसकी जो पत्नी थी प्यारी सी, वो अमेरिकन सोल्जर जो वाइट मैन था उसके साथ वो क्या करते हैं ना। तो लिखेंगे डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ हाना ट्रीटेड दी ऑनडेड अमेरिकन सोल्जर्स, वो दोनों का मतलब वो दोनों मिलकर अमेरिकन सोल्जर्स को का ट्रीटमेंट करते हैं एक तरह से। और हु हैज़ वास्ट एसो नियर देयर हाउस, और वो अपने घर में ही उसको क्या करती, पहले साफ करती पूरा पूरी, है ना, पूरा पूरी खून से लथपथ, है ना। और थ्रू ही वाज देयर आपका इनेमी ड्यूरिंग दीवार, और लेकिन फिर भी वो क्या था, तो एक इनेमी था क्योंकि उसमें लड़ाई हो रहा था। और दे सेव्ड हिज लाइफ, और उसके जीवन को बचाता है, एंड गेव हिम शेल्टर, और उसको रहने का एक निवास प्रदान करता है ना। और लेटर बाद में डॉक्टर सदाओ सीक्रेटली हेल्प हिम स्केप सेफली, है ना, और उसको लास्ट में क्या करता है, डॉक्टर सदाओ हेल्प करता है कि वो वहाँ से चला जाए एकदम सुरक्षित, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हु वाज अनान और हु एडवाइस डिड ही ऑफर्ड बामा, है ना, कि अनान कौन था और वो ऑफर्ड क्या करता है बामा को, है ना, किस चीज़ का सलाह देता है। और यही क्वेश्चन को बदल के एक बार पूछता है कि कौन अनान कौन था और वो लिटिल बामा से क्या कहता है, दोनों बात सेम है। तो लिखेंगे कि अनान वाज बामाज एल्डर ब्रदर, यानी अनान जो था वो बामा का एक बड़ा भाई था, और ही एडवाइज्ड बामा टू स्टडी हार्ड एंड आपका एक्सेल इन एजुकेशन, और वो बामा को एडवाइस देता है कि वो मतलब मेहनत से पढ़ाई करे, है ना। और ही टोल्ड हर डैट एजुकेशन वाज द ओनली वे टू ओवरकम जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड गेन रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, है ना। और वो ये भी बताता है, उसको टोल्ड ये भी कहता है कि एडुकेशन यानी शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है जो उसके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, जाति के आधार पर भेदभाव होता है ना, उस चीज़ को वो क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, और उसको सोसाइटी में रिस्पेक्ट प्रदान कर सकता है, ठीक है। तो ये प्यारा सा था, टोटल 15 से 16 क्वेश्चन है, इसको रट के जाना है और सेट वाले को पूरा रट के जाना है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ में, और ऑब्जेक्टिव के लिए टॉपर भैया जैक को जरूर सब्सक्राइब करें, अभी कुछ देर के अंदर ही उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% अपलोड करने वाले, ठीक है दोस्तों।